तो हाँ प्यारे बच्चों, अगर आप कक्षा 10th के छात्र हैं और बोर्ड परीक्षा 2024 की आप तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है, क्योंकि कक्षा 10 हिंदी का जो पेपर आएगा उस पेपर में ये वाला जो क्वेश्चन है वो आपके 100% आने वाला है और हर बार ये बोर्ड परीक्षा में आपके पूछा जाता है। और 6 नंबर का ये क्वेश्चन आपके इस बार बोर्ड परीक्षा 2024 में हिंदी के पेपर में आपको देखने को मिलेगा। सेम टू सेम क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। तो 6 मार्क्स है वो आज की इस वीडियो से आप पक्का कर सकते हैं। तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। और वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी बच्चों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए। तो प्यारे बच्चों, अगर आप कक्षा 10th के छात्र हैं और हिंदी का जो एग्जाम होगा उस एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन है ये आपको 100% मिलेगा। तो 100% इस क्वेश्चन को आपको सही बनाकर आना है। काफ़ी सारे बच्चे हैं वो इस वाले क्वेश्चंस में काफ़ी सारी गलतियां करते हैं, तो वो वाली गलतियां आपको नहीं करनी है। क्वेश्चंस को आपको अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से आपको उनका आंसर है वो देना है। तो देखिए क्वेश्चंस है वो आपके क्या होगा। क्वेश्चंस है वो आप पढ़ सकते हैं कि निम्नलिखित अपठित गद्यांश को, यानी जो अपठित गद्यांश आएगा आपके, ये वाला क्वेश्चन आपके कितने मार्क्स का होगा। इस बार बोर्ड परीक्षा 2024 में ये आपके 6 अंक का आने वाला है और 6 अंक है वो सभी विद्यार्थियों को इस वाले क्वेश्चंस में लाना है। तो किस प्रकार से गद्यांश का क्वेश्चन है वो आपको करना है। तो देखिए पहले क्वेश्चंस जो आपको दिया है उस क्वेश्चंस को आपको पहले अच्छे से पढ़ना है। ओके, तो पहले क्वेश्चंस को हम अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बाद इस क्वेश्चंस में आपको टोटल 6 क्वेश्चंस पूछे गए हैं और 6 ही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो उन 6 क्वेश्चंस के जो आंसर है वो किस प्रकार से हमें देने हैं। तो पहले क्वेश्चंस को हमें अच्छे से पढ़ना है कि निम्नलिखित अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये आपको अपठित गद्यांश दिया गया है। पहले इस गद्यांश को हम अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बाद इस गद्यांश से जो क्वेश्चंस हमें दिए गए हैं उन सभी क्वेश्चंस के आंसर है वो हमें देने हैं। तो सभी क्वेश्चंस जो आपको इस गद्यांश में पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चंस के जो आंसर है वो इसी गद्यांश में प्यारे बच्चों आपको मिलेंगे। तो देखिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हमारी सरकार का ध्यान इस ओर गया और 1952 में स्पष्ट वन नीति बनाई गई और वनों के उन्मूलन को रोकने के लिए उजड़ रहे वनों को फिर से लगाने का और देश के चप्पे चप्पे पर वृक्ष लगाने का व्यापक कार्यक्रम बनाया गया। और इसी कार्यक्रम के अंतर्गत वन महोत्सव आता है। कौन से कार्यक्रम के अंतर्गत वन महोत्सव आता है? तो वृक्ष लगाने का व्यापक कार्यक्रम बनाया गया था, उजड़ रहे वनों को फिर से लगाने का और देश के चप्पे चप्पे पर वृक्ष लगाने का व्यापक कार्यक्रम बनाया गया। और इसी कार्यक्रम के अंतर्गत वन महोत्सव आता है। हम जानते हैं कि हमारे देश में अधिकतर वर्षा मानसून हवाओं के चलने पर जुलाई अगस्त में होती है, इसलिए ये दोनों महीने पेड़ पौधे लगाने की दृष्टि से अधिक अनुकूल हैं और नम हवाओं के आलिंगन से वे शीघ्र लहलहा उठते हैं। तो ये है आपके गद्यांश। बाकी गद्यांश भी आपके दिया गया, कंप्लीट गद्यांश आपको पहले अच्छे से पढ़ना है। में देखिए, पर्याप्त वर्षा हो जाने के बाद तैयार पौधा है उसको उखाड़कर खाली जगह पर लगाने का काम पूरे देश में आरंभ हो जाता है, यानी शुरू हो जाता है और जो 15 से 20 दिनों तक बहुत जोर शोर से चलता है। इस अवधि में करोड़ों पौधे लगा दिए जाते हैं, पर उनमें से 1/3 पौधे भी पनपकर वृक्ष नहीं बन पाते, क्योंकि वे पौधे ईश्वर के भरोसे छोड़ दिए जाते हैं। और पौधों व वृक्षों की इस उपेक्षा का कारण कदाचित उनके महत्व की अनभिज्ञता है और वे ईंधन, फर्नीचर, कागज आदि जुटाते हैं, लेकिन वे हमारी इनसे भी अधिक सहायता करते हैं। हम ईंधन, फर्नीचर आदि में अन्य कृत्रिम वस्तुओं का प्रयोग कर सकते हैं, पर वृक्षों के बिना वायु प्रदूषण है वो दूर नहीं हो सकता। कि जो वृक्ष हैं, जो पेड़ हैं, उनके बिना वायु प्रदूषण है वो दूर नहीं हो सकता। और हम जो सांस छोड़ते हैं
उसमें कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 होता है, और पेड़ पौधे ही सांस द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड है उसको किस में बदलते हैं, किस में कन्वर्ट करते हैं, उसको ऑक्सीजन में कन्वर्ट करते हैं, यानी ऑक्सीजन में बदलते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको 6 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो किस प्रकार से आपको ये 6 क्वेश्चंस आंसर आपको देने हैं, क्या शॉर्ट ट्रिक है, तो पूरा इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। वीडियो को कहीं पर भी आपको स्किप नहीं करना है। तो पहले बच्चों इस प्रकार से आपको क्वेश्चंस है, 6 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर पहला क्वेश्चंस आपको क्या दिया गया है, जो क ऑप्शन में क्वेश्चन दिया गया है, टोटल 6 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे और 6 नंबर का ये आने वाला है। किस प्रकार से आपको ये वाला क्वेश्चन करना है, तो देखिए इसमें क ऑप्शन में क्वेश्चन आपको दिया गया है कि सरकार ने स्पष्ट वन नीति कब बनाई। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है, जो उत्तर है, वो आपको इसी गद्यांश में मिलेगा। तो गद्यांश को आपने अच्छे से पढ़ा है। तो देखिए स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हमारी सरकार का ध्यान इस ओर गया और 1952 में स्पष्ट वन नीति बनाई गई। तो यहाँ से इसका आंसर है 1952 है, उसमें स्पष्ट वन नीति है वो बनाई गई। तो इसका करेक्ट जो उत्तर होगा वो आप 1952 लिख सकते हैं। यानी क्वेश्चन है वो आपको क्या पूछा गया था, क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि सरकार ने स्पष्ट वन नीति कब बनाई, यानी कब बनाई, तो 1952। तो इसका जो उत्तर है, करेक्ट जो उत्तर है, करेक्ट जो आंसर है वो क्या लिख सकते हैं आप, 1952 लिख सकते हैं। यानी 1952 इसका सही उत्तर होगा। तो इस प्रकार से पहला क्वेश्चन आपको करना है। और दूसरा क्वेश्चन आपको पूछा गया है, जो ख ऑप्शन में दिया गया है कि वन महोत्सव किस कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित होता है। यानी जो वन महोत्सव है वो कौन से कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित होता है। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको कहाँ पर मिलेगा, उसी पैसेज में मिलेगा जो पैसेज आपने अच्छे से पढ़ा है। तो देखिए स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हमारी सरकार का ध्यान इस ओर गया और 1952 में स्पष्ट वन नीति बनाई गई। और यहाँ से इस क्वेश्चन का आंसर है कि वनों के उन्मूलन, यानी दूसरा जो क्वेश्चन है उसका आंसर आपको यहाँ से लिखना है कि वनों के उन्मूलन को रोकने के लिए उजड़ रहे वनों को फिर से लगाने का और देश के चप्पे चप्पे पर वृक्ष लगाने का व्यापक कार्यक्रम बनाया गया। यहाँ तक इस क्वेश्चन का आंसर है। और इस कार्यक्रम के अंतर्गत वन महोत्सव आता है, ये वाली लाइन भी आप लिख सकते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है उसका आंसर आपको यहाँ से वनों के उन्मूलन यहाँ से लेकर और वन महोत्सव आता है। तो यहाँ तक इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको लिखना है। उसके बाद में देखिए तीसरा क्वेश्चन आपको क्या पूछा गया है। तो तीसरा क्वेश्चन भी आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि नए वृक्ष लगाने के लिए कौन से महीने अनुकूल होते हैं तथा क्यों होते हैं। कि इसमें आपको 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं कि नए वृक्ष हैं, नए पेड़ हैं, वो लगाने के लिए कौन से महीने अनुकूल होते हैं और क्यों होते हैं। तो पहले तो आपको उन महीनों के नाम बताने हैं और उसके बाद में आपको रीजन भी बताना है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि हम जानते हैं कि हमारे देश में अधिकतर वर्षा मानसून हवाओं के चलने पर जुलाई अगस्त में। तो यहाँ से लेकर आपको, यानी तीसरा जो क्वेश्चन है उसका आंसर आपको यहाँ से लगाना है कि हमारे देश में अधिकतर वर्षा है मानसून हवाओं के चलने पर जुलाई से अगस्त में होती है और इसलिए ये 2 महीने पेड़ पौधे लगाने की दृष्टि से अधिक अनुकूल हैं। तो यहाँ तक इस क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है। तो देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है कि हमारे देश में अधिकतर वर्षा है, जो बरसात है वो मानसून हवाओं के चलने पर जुलाई अगस्त में होती है, इसलिए ये 2 महीने पेड़ पौधे लगाने की दृष्टि से अधिक अनुकूल होते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन का आंसर आपको मिल चुका है। ओके, इस प्रकार से आपको बोर्ड परीक्षा में करना है और इनके आंसर है। देखो ये जो पैसेज दिया गया है यहाँ पर मैं पैसेज में लगवा रहा हूँ आपको, जो भी क्वेश्चंस के आंसर है वो इस पैराग्राफ में लगवा रहा हूँ, लेकिन आपको पैराग्राफ में नहीं लगाना है। आपको जो बोर्ड द्वारा जो कॉपी मिलेगी उस कॉपी में आपको लिखना है। ओके, उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर 4 कि नम हवाओं का पेड़ पौधों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो नम हवाओं का पेड़ पौधों पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसका आंसर भी प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं, इसमें मिल जाएगा आपको कंप्लीट, आप देख सकते हैं।
कि पर्याप्त वर्षा हो जाने के बाद तैयार पौधों को उखाड़कर खाली जगह पर लगाने और 15-20 दिनों तक बहुत जोर से चलता है। इस अवधि में करोड़ों पौधे लगा दिए जाते हैं, पर उनमें से 1/3 पौधे भी पनपकर वृक्ष नहीं बन पाते, क्योंकि वे पौधे ईश्वर के भरोसे छोड़ दिए जाते हैं। इसमें आपको क्या पूछा है कि नम हवाओं का पेड़ पौधों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ में आपको ये वाला क्वेश्चन है ये मिलेगा। देखिए यहाँ से इस क्वेश्चन का आंसर है कि नम हवाओं के आलिंगन से वे शीघ्र लहा उठते हैं। ओके, यहाँ से लेकर और यहाँ तक है पर्याप्त वर्षा हो जाने के बाद तैयार पौधा है उसको उखाड़कर खाली जगह पर लगाने का काम पूरे देश में शुरू हो जाता है, जो 15-20 दिनों तक बहुत जोर शोर से चलता है। इस अवधि में करोड़ों जो पौधे हैं वो लगा दिए जाते हैं। यहाँ तक आपको क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन है वो लिखना है। उसके बाद में 5वां प्रश्न आपको पूछा गया है कि वृक्षारोपण अवधि के करोड़ों पौधों में 1/3 पौधों के ही पनपकर वृक्ष बनने के पीछे क्या रीजन है, क्या कारण है। तो इसका रीजन आप देख सकते हैं कि उनमें, तो 5वां क्वेश्चन है उसका आंसर आपको यहाँ से लिखना है कि उनमें से 1/3 पौधे भी पनपकर वृक्ष नहीं बन पाते, क्योंकि उसका क्या रीजन है, वे पौधे ईश्वर के भरोसे छोड़ दिए जाते हैं। ओके, तो यहाँ तक इसका आंसर आपको लिखना है। उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपको पूछा गया है कि उपयुक्त गद्यांश के लिए उचित शीर्षक लिखिए। तो उपयुक्त गद्यांश के लिए उचित शीर्षक क्या होगा आपके, तो इसका आंसर आप सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।